इंडिया, ऑयल और गोल्ड, इन तीनों को ना एक साथ पढ़ना ज़रूरी है, एक कॉन्टेक्स्ट में। अलग-अलग पढ़ोगे और कनेक्ट नहीं करोगे, तो कुछ समझ नहीं आएगा अच्छे से। सो लेट्स गेट द होल पिक्चर। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं आज के बिजनेस आर्टिकल्स का। एंड ऑयल स्लिप 2% एज ट्रम्प टोन्स डाउन थ्रेट अगेंस्ट ग्रीनलैंड एंड ईरान, क्योंकि इन्होंने धमकी देना कम कर दिया है तो ऑयल यहाँ से 2% खिसक गया। सो भाई ऐसा कैसे, और इससे इंडिया का डायरेक्ट बहुत बेनिफिट है वो बताऊंगा। गोल्ड में हिट 7,000 पर आउंसेस, यस $7,000 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गोल्ड इतना ऊपर जा सकता है। एट 4.4% यूएस इकोनॉमी ग्रोज फास्टेस्ट इन 2 years। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी 4.5% के रेट से ग्रो कर रही है। तो क्या डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बात बोली थी वो सही है कि टैरिफ की वजह से यूएस में और ज़्यादा ग्रोथ आएगी? क्या ये उसकी वजह से ग्रोथ आ रही है? हमें ये देखना होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प इसका पूरा क्रेडिट ले रहे हैं। ट्रम्प ने बनाया बोर्ड ऑफ पीस, जो यूनाइटेड नेशंस को टक्कर देने के लिए बनाया इन्होंने, एंड इट स्टार्ट्स टेकिंग शेप। टर्बुलेंस इन द स्काई, अगर आप देखोगे तो इंडिगो और एयर इंडिया दोनों के लॉसेज रिकॉर्ड हाई पे जा रहे हैं और प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो रहा है। तो इंडियन एयरलाइन कंपनीज पैसे क्यों नहीं कमा रही है? और जो हम पैसे दे रहे हैं टिकट के, वो जा किसकी जेब में रहा है? फिर हमें सही जगह देखना होगा कि कहाँ पैसा जा रहा है और वहीं पैसा निवेश भी करना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी टू ड्राइव नेक्स्ट ग्रिड बिल्ड, रिन्यूएबल एनर्जी में अब एक नया हमें कुछ मोड़ देखने को मिल रहा है। सो वी हैव टू सी कि क्या यहाँ पे चेंजेस हमें करने चाहिए हमारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में, एंड कहाँ ग्रोथ अच्छी आने वाली है। एंड इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो HPCL जो है ये कंसिडर करेगा वेनेजुएला ऑयल को रिफाइन करना। सो वी हैव टू सी कि इनके पास भी क्या रिफाइनरी है जिससे ये वेनेजुएलन हैवी क्रूड को रिफाइन कर सकते हैं, जैसा रिलायंस के पास जामनगर में है। और बांग्लादेश डिफाइंड विल प्ले नॉट इन इंडिया, बांग्लादेश यहाँ पे डिफाइंड है। इंडिया के रिलेशंस बहुत खराब चल रहे हैं बांग्लादेश के साथ, एंड दे हैव सेड कि वो वर्ल्ड कप जो है T20 का, दे विल नॉट प्ले एनी मैच इन इंडिया। वो चाहते हैं कि जो मैचेस हैं वो इंडिया से बाहर स्केड्यूल्ड हो, एंड दे आर साइटिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स। सो ICC ने इसे रिजेक्ट कर दिया था, बट वी हैव टू सी कि क्या होता है आगे और क्या हमारे ट्रेड पे भी फर्क पड़ने वाला है। मैं बता दूं, इंडिया की बहुत सारी कंपनीज हैं वो ना बांग्लादेश से अपने रॉ मटेरियल्स को सोर्स करती है, क्योंकि इंडिया में जो कपड़े बिकते हैं बहुत सारे मेड इन बांग्लादेश होते हैं, आप देखना। और वहाँ से इम्पोर्ट करके यहाँ पे बेचना इज़ एक्चुअली मोर चीपर, बहुत सारी कंपनीज को ऐसा लगता है, एंड दे हैव गुड कॉन्ट्रैक्ट्स इन टर्म्स। सो वो ऐसा करते भी हैं, तो हमें देखना होगा कि क्या होने वाला है वहाँ पर। तो अब बात करूँगा आज के सारे आर्टिकल्स की। अगर आप अभी भी देख रहे हो ना इस वीडियो को, आई थिंक यू विल स्टिक अराउंड एंड यू शुड फॉलो दिस चैनल, ताकि आप अच्छे से एक अलग परसेप्शन डेवलप कर पाओ। जब न्यूज़ को पढ़ो तो एक अलग परसेप्शन से पढ़ो, और कोई फालतू नहीं, आप सिर्फ बिजनेस न्यूज़ पढ़ो, आप बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ना सीखो। सो लेट्स स्टार्ट। ऑयल स्लिप्स 2% एज ट्रम्प टोन्स डाउन थ्रेट अगेंस्ट ग्रीनलैंड एंड ईरान। अब ऑयल बढ़ा क्यों था? सबसे पहले हम ये लगातार डिस्कस कर रहे हैं कई दिनों से, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑयल, वैसे अगर आप देखोगे तो ऑयल, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था कि भाई मैं $50 तक लेके जाऊंगा इसके प्राइस को, यस नीचे लेके जाऊंगा। ऑयल सस्ता होना चाहिए और ऑयल हम प्रोड्यूस करेंगे ढेर सारा। डोनाल्ड ट्रम्प के बाद आने के बाद से अगर आप देखोगे तो ऑयल का प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और क्रूड ऑयल सब यही मान के चल रहे हैं कि जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो $50 पे जाएगा। तो अभी ये 2% यहाँ पे स्लाइड हुआ। क्यों बढ़ा? इसलिए था क्योंकि पैनिक बढ़ गया था कि मार्केट में शॉर्ट टर्म में हम लोग एक डिफिसिट देख सकते हैं, ठीक है। तो लोगों को क्या लग रहा था कि ऑयल मार्केट में शॉर्ट टर्म जो है, शॉर्ट टर्म में हमें सप्लाई क्रंच देखने को मिल सकता है, और ये सप्लाई क्रंच की वजह से क्या हुआ, ऑयल के दाम अभी शॉर्ट टर्म में ऊपर चले गए, और ये चले गए थे $60 प्लस, ठीक है, $60 प्लस चले गए थे अगर मैं WTI की बात करूं, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। और यहाँ पे लेकिन अब जैसे ही इन्होंने ग्रीनलैंड और ईरान पे अपना स्टैंड सॉफ्ट किया है, तो कहीं ना कहीं अब फिर से सप्लाई डिमांड का आउटलुक लग रहा है वैसा ही रहने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। एंड ब्रेंट फ्यूचर्स यहाँ पे $1 गिरा है 1.6% टू $64.23 अ बैरल। ये है ब्रेंट फ्यूचर। ब्रेंट क्रूड क्या होता है? जो नॉर्थ सी से आता है वो होता है ब्रेंट क्रूड, एंड WTI क्रूड होता है जो आता है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट से। तो इनका कहना है कि ये टोटल परमानेंट US एक्सेस ले चुके हैं टू ग्रीनलैंड इन अ डील विद नेटो, जिन्होंने कहा कि इनके जो एलाइज हैं वो स्टेप अप करेंगे देयर कमिटमेंट टू आर्कटिक सिक्योरिटी। अब यहाँ पे डिफ्लेशन है रिस्क प्रीमियम का रिलेटेड टू ग्रीनलैंड डिबेकल एंड ईरान सप्लाई रिस्क हैज़ ऑल्सो बिन रिड्यूस्ड। डिफ्लेशन मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो रिस्क था ना प्रीमियम, ये चीज़ $10 ऊपर बिक रही थी। क्यों? क्योंकि इसके आगे शॉर्टेज हो सकती है, ग्रीनलैंड को लेकर के लड़ाई हो सकती है, ईरान को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये तो बोल रहे थे ईरान को शायद ये इन्वेड भी कर दें, यू नेवर नो। तो अब वो रिस्क क्योंकि ख़त्म हो गया, तो जो प्रीमियम आप पे कर रहे थे उस रिस्क का, वो भी अब ख़त्म हो गया। तो आप समझ रहे होंगे कि क्यों कच्चे तेल के दाम अब वापस नीचे आ रहे हैं, क्योंकि अब चीज़ें शांत हो रही हैं।
और इसका कोई सप्लाई डिमांड से एग्जिस्टिंग सप्लाई डिमांड से कोई रिलेशन नहीं था। जो शॉर्ट टर्म में आने वाला सप्लाई है वो शॉक हो सकता था, इसीलिए इसके दाम बढ़ गए $6-7 $10। आप ये समझे, ऑयल मार्केट और बाकी जो सिक्योरिटीज मार्केट है वो इस तरीके से चलते हैं। अब इसका फायदा क्या है, जब इंडिया के लिए ऑयल अगर सस्ता होता है तो इंडिया रुपया यहाँ पे मजबूत होता है। रुपये को आप ऊपर जाते हुए देखोगे जब भी ऑयल के दाम नीचे आएंगे। क्यों? क्योंकि आप पेमेंट किस में करते हो? ऑयल के डॉलर्स में करते हो, और ज़्यादा डॉलर्स की रिक्वायरमेंट होगी तब जब ऑयल के दाम ऊपर जाएंगे। अब डॉलर्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी अगर ऑयल के दाम नीचे जा रहे हैं? तो कम होगी। तो डॉलर की रिक्वायरमेंट कम हुई, डिमांड कम होगी, तो रुपया यहाँ पे और मजबूत होगा। और यही रीज़न है कि इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है यूजुअली रुपये के साथ। तो रुपया भी हमें कल थोड़ा मजबूत होता हुआ नजर आया है इस न्यूज़ के बाद। अब बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और यह है गोल्ड के बारे में। गोल्ड में कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल चल रहा है 73% ऊपर। एक साल में 73% का रिटर्न गोल्ड दे चुका है, और अभी 4,800 रुपये एन आउंस चलता है इंटरनेशनल मार्केट्स में। इसके इंटरनेशनल प्राइस है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ये चल रहा होगा मेरे ख्याल से 10 ग्राम अभी कुछ 1,55,000 के आसपास MCX में, एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में $4,800 पर आउंस। एंड ये 46% और बढ़ सकता है टू टॉप $7,000 अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट। यस, एंड जो प्राइस सर्ज है ये ड्रिवन है, एक तो जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो लोग शेयर मार्केट की जगह पैसा गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पैसा कमाना छोड़ो, पैसा बचा ले हम, वही बहुत है। कब कहाँ वॉर हो जाएगी, कब कहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कब US किसको इन्वेट कर देगा, किस पे टैरिफ लगा देगा, हमें नहीं पता। और गोल्ड नीचे भी इसीलिए आया, सिल्वर इसलिए भी नीचे आया क्योंकि ट्रम्प थोड़ा सा शांत हो गए ईरान और ग्रीनलैंड के ऊपर। अगर ये शांत नहीं होते और एग्रेसिव होते तो गोल्ड और सिल्वर और बढ़ता, क्योंकि लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं। जब भी कुछ लड़ाई हो, जब भी कुछ मामला थोड़ा गर्म हो जाए जियोपॉलिटिकल, तो यहाँ पे क्या होता है, लोग डरते हैं और फिर क्या करते हैं, वो पैसा गोल्ड और सिल्वर और सेफ जगहों पर डालते हैं। प्राइसेस डिप हुए हैं थर्सडे को, लेकिन मेटल अभी भी रिलायबल है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। अगर कोई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहता है, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ आर्टिकल रीड कर रहा हूँ जिसमें एनालिस्ट ने ये कहा है। एंड यहाँ पे इंटरम कंसोलिडेशंस है, ये नेचुरल है, स्ट्रॉन्ग रन अप रहा है। सो कुछ इन्होंने टारगेट्स फिबोनाची वगैरह के एक्सटेंशन एनालिसिस यूज करके कहा है कि 7,040 तक ये जा सकता है अगले 2 सालों में। यस, इसके अलावा एक और एनालिस्ट हैं जो जेफरीज के इक्विटी स्ट्रैटेजी के ग्लोबल हेड हैं, क्रिस्टोफर वुड। इनका कहना है कि रैली चलेगी और गोल्ड प्राइसेस जाएंगे 6,600 रुपये पर आउंसेस ओवर मंथ्स। दिसंबर 2002 में अगर आप देखोगे तो इन्होंने फोकस किया था कि गोल्ड प्राइस हिट करेंगे 3,400 पर आउंसेस, एंड इन्होंने एडजस्ट किया था 1980 के पीक गोल्ड प्राइस को ऑफ $850 पर आउंस। बाय देन 6.3% एनुअलाइज ग्रोथ रेट होना चाहिए पर्सनल इनकम में यूनाइटेड स्टेट्स में सिंस जनवरी 1980। तो उसके हिसाब से 3,437 रुपये का इन्होंने दाम निकाला था कि इन्फ्लेशन एडजस्ट अगर करते हैं तो 1980 से अगर आप शुरू करोगे तो अभी ये दाम होना चाहिए गोल्ड का 6% के हिसाब से, क्योंकि इनकम भी 6% बढ़ी है। और ये प्राइस टारगेट जो था इट वॉज रेज्ड इन जनवरी 2005 to 3,700 आउंसेस टू रिफ्लेक्ट ग्रोथ इन पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम आपकी जितनी बढ़ रही है गोल्ड का दाम उतना ही ज़्यादा बढ़ना चाहिए, इनका ये कहना था। और इस हिसाब से इनका ये कहना है कि अब ये करीब एटलीस्ट तो 7,000 या 6,000 तक जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में, मतलब 1 से 2 साल में। Strongest back-to-back quarters since 2021 at 4.4%. US economy grows fastest in 2 years. US economy 4.5% से ऑलमोस्ट ग्रो की है। तो क्या इनके जो पैतरे हैं डोनाल्ड ट्रम्प के वर्क कर रहे हैं? लेट्स लर्न। तो यहाँ पे थर्ड क्वार्टर है जहाँ पे स्लाइटली मोर देन इनिशियली रिपोर्टेड, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से बेटर आया है, और इन्फ्लेशन एडजस्ट करें अगर आप तो ये 4.4% है। अब रिपोर्ट दिखा रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर्स आया है 2021 से लेके अभी तक, और इकोनॉमी अभी भी रिकवर कर रही है पैंडेमिक से। कंपनीज ने डायल बैक किए हैं टेम्पो ऑफ गुड्स इंपोर्ट, क्योंकि ऑफकोर्स जो स्वीपिंग टैरिफ थे इसके वजह से लोगों ने पहले ही इंपोर्ट कर लिया अपना सारा सामान, जो ये आगे इंपोर्ट करना पड़ता इन्हें ताकि टैरिफ ना लगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रोबस्ट ग्रोथ में देखोगे तो यहाँ पे जॉब मार्केट भी स्टेडी रहा है, तो जॉब ग्रोथ भी ठीक ठाक आई है। इन्फ्लेशन है अभी भी टारगेट से ऊपर ही है इन्फ्लेशन रेट, तो कहीं ना कहीं फेडरल रिजर्व इसलिए ब्याज दर नहीं घटा रहा है, उन्हें लगता है कि इन्फ्लेशन वापस आ सकता है। सेंट्रल बैंक का जो प्रेफर्ड इन्फ्लेशन मेट्रिक है वो है पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स, जहाँ पे फूड और एनर्जी को एक्सक्लूड किया जाता है, और ये बढ़ा है और अनरिवाइज्ड है एट 2.9%। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है मेन ग्रोथ इंजन होती है इकोनॉमी की, और ये 3.5% बढ़ी है एनुअलाइज पेस से ओवर लास्ट क्वार्टर, और ये सबसे फास्टेस्ट पेस है ऑफ आउटलेस फॉर सर्विसेज इन 3 years। अब मैं बताता हूँ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़, अभी हमने कल ही एक आर्टिकल कवर किया, उसमें आप पढ़ सकते हो कि
उस एडिटोरियल में कहा गया है कि यूएस इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना कि कंजम्पशन पे, वो ग्रो कर रही है इन्वेस्टमेंट पे, जो इन्वेस्टमेंट्स एआई में आ रहे हैं उसका बहुत बड़ा रोल है यूएस की जीडीपी ग्रोथ रेट में। लेकिन इस आर्टिकल का ये कहना है कि जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो मेन ग्रोथ इंजन है यूएस इकोनॉमी का, और ये बढ़ा है एट 3.5% एनुअलाइज्ड पेस लास्ट क्वार्टर। ये एनुअलाइज रिटर्न है, मतलब एवरेज कर लिया गया है इसे। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि सबसे फास्टेस्ट पेस है आउटलेस का फॉर सर्विसेज इन 3 ईयर्स। तो स्पेंडिंग जो है गुड्स पे वो भी एक्सेलरेट हुआ है फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर, लेकिन क्लियर डेटा नहीं बताया जा रहा है कि कितना आया है ये। सो वी हैव टू रियली सी। अगर जॉबलेस क्लेम्स की बात करें तो इनिशियल जॉब जो क्लेम्स हैं वहाँ पे जो लोग जॉबलेस हैं वो 1,000 से बढ़े हैं टू 2 लाख इन वीक एंडेड जनवरी 17 एज पर द लेबर डिपार्टमेंट। एंड तो यहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बट वी हैव टू कीप ट्रैक कि यूएस में जो ग्रोथ आ रहा है उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है। क्या कंज्यूमर स्पेंडिंग की वजह से ग्रो कर रहे हैं, या फिर ये ग्रो कर रहे हैं अपने एआई इन्वेस्टमेंट्स की वजह से। वी हैव टू डिग इन दिस डीपर। सो किसी को अगर थोड़ा भी आइडिया हो सो प्लीज़ डू कॉमेंट अबाउट दिस। ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस स्टार्ट्स टेकिंग शेप। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली इन्होंने लॉन्च किया है बोर्ड ऑफ पीस इनिशिएटिव, और दे हैव बैरल्ड अहेड विद अ प्रोजेक्ट। उनका कहना है ये प्रमोट करेंगे जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इवन जो इनका क्रिएशन है इसकी वजह से रैंकर रिजर्वेशन आ रहे हैं की एलाइज की तरफ से। सो अब ये हेड बोर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं इनिशिएटिव, और ये यूएन को बेसिकली यहाँ पे यूएन से कम्पीट करना चाहते हैं। और इन्होंने कहा है कि ये वर्क करेंगे विद मैनी अदर्स इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस के साथ भी काम करेंगे एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ भी काम करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इन्होंने अनाउंस किया है। तो ये बोर्ड जो है ये जब एक बार फॉर्म हो जाए वी कैन डू प्रीटी मच वट एवर इन कंजंक्शन विद यूनाइटेड नेशंस। एंड इनका कहना है कि हमने हमेशा से कहा है कि यूनाइटेड नेशंस जो है इसके पास ट्रिमेंडस पोटेंशियल है, बट ये कभी अपने पोटेंशियल का यूज़ नहीं करते हैं। अब बोर्ड पे है कौन कौन, अभी देखो कि कंट्रीज जिनको इन्विटेशन गया था उनमें से किसने किसने ज्वाइन किया है। अर्जेंटीना, अल्बानिया, ये सारे, बहराइन, बेलारूस। एक भी मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर इकॉनमी है इनमें से। पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया वगैरह हैं, ठीक है। टर्की ने कर लिया विच इज़ काइंड ऑफ मेजर कंट्री इनमें से। जिसने ज्वाइन नहीं किया उनकी की एलाइज हैं जैसे कि फ्रांस, नॉर्वे, स्लोवेनिया, स्वीडन, यूके। एंड नॉन कमिटल कौन सी कंट्रीज़ हैं, कैम्बोडिया, चाइना है मेन कंट्री एक, एंड जर्मनी है, इंडिया है, और यूरोपियन यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव आर्म है ये अगर आप देखोगे तो पैराग्वे, रशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, यूक्रेन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ही ऐसी कंट्रीज ने लॉन्च किया जो अभी बहुत बड़ी एलाइज नहीं है, एंड काइंड ऑफ यूएस एक्सपेक्ट करेगा कि जिनके की एलाइज हैं वो इसे ज्वाइन करें, एंड इसे ज्वाइन करने के लिए आपको $1 बिलियन पे करना होगा। सो इट्स लाइक एक्सटॉर्शन। आप पैसा लूट रहे हो, बेसिकली कमाने की कोशिश कर रहे हो इन छोटी छोटी चीज़ों को कर करके। अब डिस्पाइट ट्रम्प्स फैन फेयर अगर आप देखोगे तो बहुत ही रॉकी स्टार्ट रहा है बोर्ड का। यहाँ पे एक तो डाउट्स हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के ये करने क्या वाले हैं, ठीक है, और क्या पावर होगी यूएस के प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल अभी पता ही नहीं है। बस ग्रुप फॉर्म हो गया है, साइन हो गया है, सब कुछ हो गया है, अब बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। सो लेट्स कीप अ वॉच ऑन दिस कि यूनाइटेड नेशंस की पावर यहाँ पे क्या कहीं कट होती है, और क्या एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है पूरी दुनिया में, ऐसा कुछ होता है या नहीं। टर्बुलेंस इन द स्काई। अब इंडिगो का जो Q3 प्रॉफिट है 78% डिक्लाइन हुआ है दिसंबर ट्रेवल की वजह से। येस, इंटरग्लोब एविएशन जो ऑपरेट करता है इंडिगो को, इन्होंने रिपोर्ट किया है शार्प फॉल, एंड यहाँ पे जो डिसरप्शन आई थी ना दिसंबर में उसका रीज़न बताया जा रहा है। अब इनका नेट प्रॉफिट जो रहा है वो रहा है 550 करोड़ 3 मंथ्स के लिए, जो डाउन है 77.5% फ्रॉम द ईयर। एंड जो फिगर है इट वाज शार्पली लोअर, जो एस्टिमेट था 2000 करोड़ का ब्लूमबर्ग का, उससे भी बहुत कम आया है। तो इनका कहना है कि बहुत बढ़िया स्टार्ट अभी तो फिलहाल रहा, लेकिन डिसेप्शन आया हमारा दिसंबर में, एंड उसकी वजह से हमारे नंबर्स थोड़े बहुत चेंज हुए हैं। तो हम आगे जाके स्टेबलाइज करेंगे और इसे इम्प्रूव करेंगे। एयर इंडिया की अगर बात करें तो ये रिकॉर्ड एनुअल लॉस पोस्ट करने वाले हैं। लास्ट ईयर के डेडली क्रैश के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई थी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, आपको पता होगा। एंड एयर स्पेस शटडाउन्स भी रहे हैं, इसकी वजह से इनका प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है। तो ये एक जॉइंट वेंचर है टाटा ग्रुप एंड सिंगापुर एयरलाइंस के बीच में, एंड ये लॉस पोस्ट करने वाला है 15,000 करोड़ का फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2031। एंड अर्निंग्स वर फर्दर हिट क्योंकि पाकिस्तान ने क्लोज कर दिया था अपना एयर स्पेस फॉर इंडियन एयरलाइंस फॉलोइंग मिलिट्री क्लैश। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जब ये हुआ तो इनके कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ गए जब यूरोप जाना था और यूएस लेके जाना था। तो अब रिवर्सल जो है वो स्पेशली स्टार्क है क्योंकि एयर इंडिया जो है वो इट इज़ एजिंग बैक टॉवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर जून ड्रीम लाइनर क्रैश। ये क्रैश होने से पहले वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे थे, एंड फाउंडर्स ने टारगेट किए थे ऑपरेशनल ब्रेक इवन दिस फिस्कल ईयर, लेकिन अब प्रॉफिटेबिलिटी जो है बिल्कुल आउट ऑफ रीच हो चुकी है एयर इंडिया के लिए। तो एयरलाइंस जो है पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। अब टिकट्स तो बड़ी महंगी लगती है, तो पैसा जा किसके पास रहा है। अगर आप देखोगे दुनिया भर में ना एयरलाइंस ये पैसा ही नहीं कमा पाते, बड़ा मुश्किल इनका पैसा कमाना, और इसमें पैसा डूबता भी बहुत ज़्यादा है। तो
ज़्यादातर लोग, बड़े-बड़े लोग भी, मैनेजर्स भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और इसे अपने पोर्टफोलियो में भी नहीं रखना चाहते। एयरलाइन से बेटर बिज़नेस लोगों को एयरपोर्ट का लगता है, क्योंकि एयरपोर्ट आप बदल नहीं सकते हो। एयरपोर्ट आपको जाना ही है। जितनी फीस एयरपोर्ट ने माँगी वो आपको देनी है, क्योंकि वो रियल मोनोपोली है अगर देखा जाए तो। तो कहीं न कहीं वो एक टोल की तरह है। आप रोज़ रास्ते से जा रहे हो, आपको टोल देना है, पैसा देना है और टोल की कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है वहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि एयरलाइन्स के पास जो पैसा जाता है वो बहुत दूसरों के पास चला जाता है, उसमें से काफ़ी सारा पैसा। एंड ये बेसिकली कॉस्ट पे चलती हैं कि कितना कम कॉस्ट पे हम रन कर सकते हैं, वही उनकी सबसे बड़ी कोर कॉम्पिटेंसी है एयरलाइंस की। अब अगले आर्टिकल की बात करूंगा, ये रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में है, जो ड्राइव करने वाला है नेक्स्ट ग्रिड बिल्ड। तो इंडिया रेस कर रहा है टॉवर्ड्स 500 गीगावाट नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी टारगेटेड बाय 2030। और जो नेशनल ट्रांसमिशन है ना ग्रिड का, इट इज गियरिंग अप फॉर इट्स नेक्स्ट मेजर एक्सपेंशन, जहाँ पे 40,000 सर्किट किलोमीटर होंगे, 399 गीगावोल्ट एम्पियर जीवीए कैपेसिटी होगी इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लाइन की। अब यहाँ पे हम लोग फैसिलिटी बना रहे हैं कि हम इवैक्यूएट कर सकें रिन्यूएबल एनर्जी को सोलर और विंड रिच स्टेट से, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से हम लोग दूसरे स्टेट्स लेके जा सकें। तो जो इंटर स्टेट बिल्ड होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर पाएंगे। एंड ये हम चाहते हैं कि कंजेशन और कर्टेलमेंट ना हो, इसीलिए हम कर रहे हैं। अब अगर आप इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं 202 किलो वोल्ट की, तो यहाँ पे कॉस्ट आता है 4 करोड़ से 7 करोड़ पर CKM। तो यहाँ पे वोल्टेज पे डिपेंड करता है, टेरेन पे, राइट वे ऑफ चैलेंजेस पे भी डिपेंड करता है। एंड टोटल इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे हमें चाहिए होगी 1.6 to 2.8 लाख करोड़ की। तो इतना आउटले आ सकता है इस सेक्टर में। और कौन सी कंपनीज है जो हेल्प करती हैं इन ग्रिड को बिछाने में, इन ग्रिड को स्प्रेड करने में, सेटअप करने में, रन करने में? यू हैव टू लर्न दैट एंड यू हैव टू फिगर दैट आउट। बट यहाँ पे इतना बड़ा कैपिटल आउटले आता है अगर, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी आ सकती है। तो यहाँ पे प्लान किए जा रहे हैं नए कॉरिडोर्स अराउंड रिन्यूएबल एनर्जी जोन्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस इवैक्यूएशन फ्रॉम वेस्टर्न एंड सदर्न स्टेट्स टू मेजर डिमांड सेंटर्स। जो पैरेलल है 27,500 CKM का इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन लाइन्स और 134 GVA का जो ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी है, वो भी अभी इम्प्लीमेंटेशन में है। तो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है बहुत जल्दी बिल्ड हो जाता है और 18 महीने से 2 साल में कंप्लीट हो जाता है। तो इसके वजह से प्लानिंग होराइजन भी कंप्रेस होता है एंड जनरेशन और ट्रांसमिशन मिसमैच जो है ये भी कहीं ना कहीं शार्पर रहता है देन इन पास्ट कन्वेंशनल प्रोजेक्ट से। तो इसके वजह से दिस इज काइंड ऑफ, अगर आप देखोगे तो इट्स ईजियर ट्रेडिशनल से। एंड वी आर गेटिंग ग्रीनर। इंडिया का अगर आप देखोगे तो जो नॉन फॉसिल पावर टारगेट है वो है 500 गीगावाट्स का, और करंट हमारी कैपेसिटी है 254 गीगावाट, ओवर 50% ऑफ 2030 टारगेट। तो अभी 50% और टारगेट अचीव करना है तो हमें अगले 4 सालों में अच्छा खासा पैसा खर्च करना होगा इसके लिए। सो वी हैव टू नो, वी विल नो कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स अभी आ सकती हैं अच्छी। और 40,000 सर्किट किलोमीटर, CKM मतलब सर्किट किलोमीटर्स जो है उसकी ट्रांसमिशन लाइन बननी है। एंड यहाँ पे इवैक्यूएशन होगा, रिन्यूएबल एनर्जी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेके जाया जाएगा। सोर्स कहाँ से लेके जाएगा? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से। और बेनिफिशियरीज वो होंगे जहाँ पे मेजर डिमांड है, जो भी सेंटर हो डिमांड का। अब जो इंटर स्टेट बिल्ड आउट है वो प्लान है 220 किलो वोल्ट एंड अबव। तो यहाँ पे कंजेशन और कर्टेलमेंट नहीं होगा। तो इन्वेस्टमेंट आने वाली है अच्छी खासी इसमें, तो इस सेक्टर पे आपको नजर रखना चाहिए स्पेसिफिकली। अब बात करते हैं वेनेजुएला से आने वाले ऑयल की। पहले लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिलायंस के जामनगर में फैसिलिटी है जो ये इस ऑयल को कहीं ना कहीं प्रोसेस कर सकता है। तो यहाँ पे इनके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये सस्ते में मिल सकता है आपको। लेकिन जो स्ट्रेट रन हमारी कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इवैल्यूएट कर सकती है पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग वेनेजुएलन ऑयल अपने रिफाइनरीज में। जो चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनका ये कहना है। अब कंपनी प्रोसेस कर सकते हैं हैवी वेनेजुएलन क्रूड विद जो रेसिड्यू अपग्रेड फैसिलिटी है वहाँ पर, और इनका एक 15 मिलियन टन पर एनम रिफाइनरी है विशाखापट्टनम वाइजैग में। तो और इनकी एक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी भी सेटअप हो रही है राजस्थान के बाड़मेर में, इनका ये कहना है। तो अगर वेनेजुएलन क्रूड हमें अवेलेबल होता है और हमारे पास REF भी है, बाड़मेर रिफाइनरी भी है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी कि हम इवैल्यूएट करें। ये आसान नहीं है इस क्रूड को हैंडल करना, इनका ये कहना है। और REF टेक्नोलॉजी जो है वो इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी वाइजैग रिफाइनरी में, तो इसकी वजह से कंपनी एटलीस्ट 93% कन्वर्जन कर पाएगी ऑफ बॉटम ऑयल्स इनटू हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, ये कहना है इस कंपनी का। और सेवरल इंडियन रिफाइनर्स जो है इंक्लूडिंग HPCL, इन्होंने भी प्रीवियसली जो कहा है कि अनेबल दे प्रोसेस नहीं कर पाए हैं वेनेजुएलन क्रूड को, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा हैवी होता है और हाईली एसिडिक नेचर होता है इसका। तो जो रीसेंट अपग्रेड्स आए हैं हाउएवर, ये इसे चेंज कर सकते हैं। और क्योंकि ये बॉटम हैवी होता है तो, और साथ में वेनेजुएलन क्रूड जो है बहुत ज़्यादा हाई विस्कोसिटी भी होती है और हाई एसिड नंबर भी होता है इसमें, तो इसीलिए ईजी नहीं है हर इंसान इसे यहाँ पे
प्रोसेस भी नहीं कर सकता है। अब हुआ ये कि रिलायंस जो था वो डिस्कस कर रहा था यूएस अथॉरिटीज़ के साथ कि रिज्यूम कर पाए वेनेजुएलन ऑयल का परचेज, लेकिन यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस हैं तो नायरा तो यहाँ पे रिज्यूम नहीं कर पाएगा, क्योंकि नायरा के ऊपर यूरोप के सैंक्शंस लगे हुए हैं। आपको अगर ना पता हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नायरा एनर्जी है अभी ये रशियन ऑयल की वजह से इनके ऊपर सैंक्शंस लग गए थे। अब हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो ये रिलायंस के जामनगर में ही कॉम्प्लेक्स में ही ये प्रोसेस हुआ है और नायरा के वाडीनार रिफाइनरी में प्रोसेस हुआ है, क्योंकि ये हाई सल्फर और हैवी क्रूड को भी हैंडल करने के लिए ऑलरेडी इक्विप्ड है, इनके पास इंस्टॉल टेक्नोलॉजी है। तो वी हैव टू सी कि HPCL यहाँ पे फ़ायदा उठा पाता है या नहीं उठा पाता है इसका। अब आखिरी आर्टिकल में पहुंच चुका हूँ एंड इट इज़ अबाउट आवर नेबर। बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस बड़े अजीब चल रहे हैं। अब ICC ने क्या कहा, BCB बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहा कि आप कंफर्म कर दो कि आपकी टीम जो है T20 वर्ल्ड कप खेलेगी नहीं खेलेगी, क्योंकि इंडिया में स्केड्यूल्ड है। एंड बांग्लादेश ने फिर से वही चीज़ कही कि इनके प्लेयर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बट वो इंडिया में नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू प्ले इन इंडिया। और जो डिसीजन है ये सेट करता है स्टेज फॉर ICC टू रिप्लेस द टीम विद स्कॉटलैंड। एंड जो ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है उन्होंने डिसाइड भी किया है अपने बोर्ड मीटिंग में वेंसडे को, डे व्हेन बांग्लादेश वाज गिवन द अल्टीमेटम। तो हाई लेवल मीटिंग हुई है एंड इनका कहना है कि हमारे क्रिकेटर्स तो बहुत मेहनत करते हैं एंड क्वालिफाई भी किया उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए, बट यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क है इंडिया में। एंड ये रिस्क ये है कि हमारे प्लेयर्स को कोई ना कोई हर्ट कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो ऐसा कोई रिस्क हमें तो नहीं लगता है कि है, बट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है इस पर। एंड इनका ये कहना है कि हम खेलना चाहते हैं बट हमारे मैचेस इंडिया से बाहर होने चाहिए। एंड ICC जो है ये कह रहा है कि इट इज़ नॉट फीजिबल टू मेक चेंजेस, क्योंकि टूर्नामेंट बहुत क्लोज है एंड स्केड्यूल को भी ऑर्डर करना इज़ नॉट ईजी। सो लेट्स सी क्या होता है। एंड इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिप कैसे ठीक होते हैं हमें नहीं पता स्पेसिफिकली, जब तक कि बांग्लादेश में कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है ही नहीं। इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो एक इंटरिम गवर्नमेंट है, इंटरिम लीडर है वहाँ पे, जो इसलिए है कि कोई जब तक नया इलेक्शन नहीं होता तब तक वो इलेक्शन करवाएं, चीज़ों को स्मूथ रखें, दैट्स इट। लेकिन वो इस पोजीशन को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाना नहीं चाह रहे हैं, वो इसी तरीके से रूल करना चाह रहे हैं फिलहाल। और इस तरीके की पॉलिसीज़ भी हमें तब से देखने को मिल रही है। सो वी हैव टू सी कि आगे क्या मोड़ लेती है ये। सो इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।